हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी विल डिस्कस रदरफोर्ड मॉडल। दोस्तों, उस दिन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इन्वेंशन पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल यानी न्यूक्लियस की इन्वेंशन। देखिए, उससे पहले थोड़ा सा हम जे थॉमसन ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जे थॉमसन फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, मतलब डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर फेल होने के बाद जे थॉमसन ने दिया और उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर लाइक स्फीयर होता है, जिसमें जो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कहीं कहीं पे उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगे होते हैं। यानी जो प्रोटॉन होते हैं वो तो जगह फैले रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का क्या है, कहीं कहीं लगे होते हैं। और उन्होंने ये और बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तभी क्या होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है। फॉर दिस मॉडल ही गॉट नोबेल प्राइज। इस मॉडल के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। बट आफ्टर सम टाइम दिस मॉडल रिजेक्टेड। कुछ समय बाद ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। फिर अब ये मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे वो अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते थे। और अगर जे थॉमसन के हिसाब से देखा जाए तो जब उनकी टीम, काफ़ी लोग उनके साथ काम करते थे, एक दिन क्या हुआ, उनकी टीम ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को मेटल से टकराया, अल्फा पार्टिकल को मेटल से टकराया, तो वो सीधे ही सीधे पार हो गई, यानी अगर एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज था और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसे टकरा के वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा तभी निकलेगा जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, जब स्पेस खाली हो। वहाँ पे अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा तब निकलेगा जब स्पेस खाली हो, कुछ हो ही नहीं। तो रदरफोर्ड की टीम ने रदरफोर्ड को ये बताया। रदरफोर्ड ने इस पर विचार किया और फिर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक बीम लिया अल्फा पार्टिकल का, जिसमें अल्फा पार्टिकल का स्टोरेज था। बीच में उन्होंने गोल्ड फॉइल रखी और जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को उससे टकराया तो मैक्सिमम रेज सीधी सीधी निकल गई, लेकिन बहुत कम लेफ़्ट साइड निकल गई और बहुत कम थोड़ी सी इस साइड निकल गई। तो उन्होंने ये सब करने के बाद वे उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, चलिए देखते हैं। तो रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल्स है वो पास्ड हो गए, अनडेविएटेड हुए, मतलब सीधे सीधे निकल गया, उनके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, ना दाएं ना बाएं ना इधर ना उधर, वो सीधे सीधे निकल गए। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए बहुत छोटी, मतलब बहुत माइनर से। वेरी फ्यू, उन्होंने यहाँ पे नंबर्स भी दिया है, 1 in 20,000, यानी अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल है तो उनमें से एक पार्टिकल रिटर्न हुआ बैक, यानी जैसे गया किसी चीज़ से टकरा के वो बैक हो गया, यानी डिफ्लेक्ट हुआ। तो देखिए उनका ये एक्सपेरिमेंट था, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये गोल्ड फॉइल है। तो बीच में क्या है, बीच में कोई ऐसी चीज़ है जिससे टकरा कर जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस आया है। यानी जब ये रेज एटम के साइड से हुई तो ये क्या हुई, थोड़ी सी डेविएट हुई। वो थोड़ी सी डेविएट इसलिए हुई, रिपल्शन हुआ इनमें। यानी जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, तो जब अल्फा पार्टिकल निकले तो वो थोड़े से डेविएट होके थोड़े से साइड को चले गए, कुछ सीधे चले गए, कुछ क्या हुए, कुछ उस पॉजिटिव चार्ज से टकरा के, जो बीच में प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है, कोई भारी चीज़ है, उससे टकरा के वो बैक हो गए। और कुछ क्या हुए, तो ये आप देखिए, ये एक्सपेरिमेंट में कुछ सीधे जा रहे हैं, कुछ बैक जा रहे हैं और बहुत थोड़े से डेविएट हुए हैं। तो रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था, रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन ये निकला इन सब के बाद कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी मोस्ट पार्ट जो एटम का है वो एम्प्टी है। द पॉजिटिव चार्ज डिसाइड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत
थोड़ी सी जगह है, एटम के बहुत थोड़ी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज है। वो कैसे पता चला उन्हें? वो ऐसे पता चला उन्हें कि अगर सारे में पॉजिटिव चार्ज होता, अगर एटम में सब जगह, जैसे कि जे थॉमसन ने अपने मॉडल में कहा था कि सब जगह पॉजिटिव चार्ज, अगर सब जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल 99.9% सीधे सीधे नहीं निकल जाते। वो तो तभी निकले जब कोई पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं, बहुत एक छोटी सी जगह में चार्ज था। तो यहाँ पे जे थॉमसन का मॉडल फेल होता है। तो सब जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं थे, कोई एक ऐसी छोटी पर्टिकुलर जगह थी जिसे हम न्यूक्लियस, आगे न्यूक्लियस बोला गया, जिसमें पॉजिटिव चार्ज था। तो उससे कुछ ही अल्फा पार्टिकल उससे टकरा के बैक हुए। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हैवी है, देयर इज अ समथिंग वेरी हैवी इन, मतलब कुछ ऐसा है एटम के अंदर जो बहुत भारी है और पॉजिटिव है। और उन्होंने ये बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बताया उन्होंने कि जो प्रोटॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में? एटम के। अगर एटम की हमारी वैल्यू 10⁻⁻10 है तो न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 होगी, यानी 1,00,000 के आसपास जो हमारा न्यूक्लियस है वो एटम से स्मॉलर है, 1,00,000 टाइम्स। जे थॉमसन ने ये कहा था कि जो एटम है वो एक स्फीयर है पॉजिटिव का, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल से कुछ अलग ही बात सामने आई। रदरफोर्ड के मॉडल से ये आया कि जो एटम है वो पूरा खाली है, मोस्टली खाली है, कहीं बहुत छोटी सी जगह में उसमें पॉजिटिव चार्ज है और वो बहुत भारी जगह है, जिससे अल्फा पार्टिकल खुद अपने आप में एक बहुत भारी होता है। तो अल्फा पार्टिकल जब उससे टकरा के आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल उससे टकरा के वापस, यानी वो अल्फा पार्टिकल से या तो भारी है या अल्फा पार्टिकल के बराबर ही वजनदार है। दूसरी रदरफोर्ड ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व्स इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर पास ही मतलब घूमते रहते हैं। अब देखिए, अब रदरफोर्ड इस चीज़ पे कैसे पहुंचे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ को घूम रहे हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है या कुछ है, उन्होंने ये क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वो इस चीज़ तक कैसे पहुंचे, रदरफोर्ड इस चीज़ तक कैसे पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों के बीच, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसी दूसरे वे में यूज़ कर रहा है, यानी जब वो घूम रहा है तो उसे सर्कुलर फोर्स में यूज़ कर रहा है। सर्कुलर फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो सेंट्रीपिटल फोर्स के उसमें यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारा सन है, सन के चारों ओर हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं। हमारा अर्थ है, अर्थ और सन के बीच जो फोर्स लगता है वो सन जो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है। लेकिन जो अर्थ है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को वो कैसे यूज़ कर रही है, वो उससे खींची नहीं जा रही, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के उसमें यूज़ कर रही है और चारों तरफ को घूम रही है। तो इसी अगर उसके बेस पे देखा जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में यूज़ कर रहा है और चारों ओर गति कर रहा है। तो हम रदरफोर्ड के मॉडल को हम सोलर सिस्टम से कंपेरिजन कर सकते हैं। आगे देखिए, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन दिस फोर्स यूजिंग इन अनदर वे सर्कुलर फोर्स। और रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में यूज़ कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल कहाँ हो गया। उन्होंने सारी चीज़ें बताई, उन्होंने ये भी बताया कि भाई एटम पूरा खाली है, उसमें कहीं एक पॉजिटिव, ये चीज़ें सब सही निकली। लेकिन अब देखते हैं कि उनका मॉडल जो हुआ, उनका फेलियर क्या थे, क्या फेलियर था उनके मॉडल का। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन एटम तो स्टेबल होता है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये किसने कहा, देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल ने क्या कहा, देखिए, रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूम रहा है, यानी
इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ घूम रहा है तो उसके अंदर वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आने के अंदर यानी इसका मतलब उसके अंदर डायरेक्शन आ गई। अब जब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसके अंदर क्या हुआ, जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसके अंदर एक्सक्लेरेशन आ गया। जब डायरेक्शन चेंज करना है तो वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, जब एनर्जी वो एमिट कर रहा है तो उसके अंदर एक्सक्लेरेशन आ गया। जब वो उसके अंदर एक्सक्लेरेशन आ गया तो यानी वो किसी का मतलब उसके अंदर एक फोर्स है, उसके अंदर एक फोर्स भी प्रेजेंट है। और ने बताया कि वो जो फोर्स है वो उस सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसके कारण वो चारों तरफ घूम रहा है, वो स्टेबल नहीं है, वो चारों तरफ गतिमान है। फिर लेकिन मैक्सवेल ने ये बात पकड़ ली। मैक्सवेल ने बोला कि अगर कोई एक्सक्लेरेटेड पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है और वो रेडिएशन एमिट करता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। जब वो रेडिएशन एमिट करेगा तो उसके अंदर उसकी एनर्जी भी लॉस्ट होगी, और जब उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो जिससे क्या होगा, एटम हमारा नष्ट हो जाएगा, यानी एटम स्टेबल नहीं है, जो कि एक्चुअल में एटम स्टेबल है। तो वो यह बता नहीं पाए कि इसके पीछे रीज़न क्या है। रदरफोर्ड इसे सही से समझा नहीं पाए कि भाई एटम स्टेबल क्यों है, मतलब क्या ऐसा रीज़न है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लॉस होने के बाद भी वो टिका हुआ है, मतलब लगातार वो घूमे जा रहा है। तो वो इस चीज़ को बताने में फेल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड, मतलब अगर मैक्सवेल की थ्योरी तो बिल्कुल सही है। अगर मैक्सवेल की थ्योरी को देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड, इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ। जब एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी तो वो उसके साथ जाके मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, एटम नष्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो रदरफोर्ड है वो लाइन स्पेक्ट्रम को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर दे दिया, एटॉमिक थ्योरी दे दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो ढंग से मतलब एटम के केस में लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइन स्पेक्ट्रम वो होता है जैसे विबजियोर है, जैसे आपने किसी प्रिज्म पे लाइट डाली, मतलब लाइट आपने फेंकी उसके ऊपर, तो वो स्क्रीन पे 7 लाइनों में बट जाएगा, मतलब जैसे विबजियोर, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इस तरह से बढ़ जाएगा। तो रदरफोर्ड अपने इस मॉडल में, मतलब उन्होंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस ले ली, इस गैस पे जब हमने लाइट डाली और तो स्क्रीन पे क्या हुआ, कुछ अलग गैस, मतलब कुछ अलग रेज निकली। जब दूसरी गैस करी तो कुछ अलग निकली, मतलब पहले कोई ज़्यादा थी, दूसरी बार में वो कम निकली। तो इस तरह की चीज़ वो अपने इस मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल माना जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, क्या उनका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये हमने पूरा बताया। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में और भी चीज़ें रह रही है, वो मैं आगे की वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।